अगला आता है 1892 के बाद जो अधिनियम आया वो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। अब इसको नाम हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों दिया? क्योंकि देखो जो मॉर्ले है, ये जो मॉर्ले है ये भारत सचिव के पद पर है, सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट है, और भारत के शासन के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय यही लेता था। और जो मिंटो है, मिंटो सेकेंड, ये भारत का वायसराय है, भारत का वायसराय है। और इन्हीं दोनों ने सुधारों को लेकर आया, इसलिए सुधार का नाम ही रख दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये सुधार भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते हो, ये जरूर कह सकते हो कि इसने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अस्थायित्व प्रदान करने का काम किया था। यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक फूट डालो के अप्रोच को अपनाया था। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कि 1909 का जो रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहते हैं? ये अरुंडेल समिति की सिफारिश पर सुधार लाया गया था। किसके सिफारिश पर? अरुंडेल समिति की सिफारिश पर सुधार लाया गया था। उद्देश्य क्या था? 1892 के अधिनियम में सुधार करना। और देखो अंग्रेज एक्चुअल उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? अंग्रेजों का जो एक्चुअल उद्देश्य था साथियों, वो ये था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालना है और गरम दल और नरम दल को विभाजित करना है। कांग्रेस के जो दो दल थे, गरम दल नरम दल, को तोड़ देना है और हिंदू मुस्लिम में क्या करना? फूट डालना। ये उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अरुंडेल समिति के सिफारिश पर सर जॉर्ज अरुंडेल, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे एनी बेसेंट के साथ, और ये समिति भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। तो इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या थी? यानी कि ये अधिनियम जो आया 1909 में, आखिर ये अधिनियम क्यों आया, इसके पीछे की जो पूरी यात्रा रही है वो यात्रा क्या रही, तो आइए समझते हैं। हमारी कहानी की यात्रा शुरुआत होती है 1892 से, 1892 से। 1892 से हमारी यात्रा शुरू होती है। 1892 में क्या आया? 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। क्या यह परिषद अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट कर पाया? नहीं। भारतीय जो उम्मीद कर रहे थे, जो कुछ प्राप्त करना चाहते थे, उनको नहीं मिल पाया। तो भारतीय जो भारत के लोग थे वो असंतुष्ट थे। भारतीय लोग सुधार से असंतुष्ट थे, उनको मजा नहीं आया। सुधार से असंतुष्ट थे, पहली बात। दूसरा बात आप देखो, 1892 की बात कर रहे हैं, आगे आप देखोगे तब 1898, 1898 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर कौन आता है? 1898 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन था वो? लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करता है, जिसका मकसद था बंगाल विभाजन करना। और बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? उन्होंने तो कहा कि देखो हमारा उद्देश्य बंगाल को बेहतर तौर पर प्रशासित करना है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसको इकट्ठे शासन करना संभव नहीं है, इसलिए हम बांटना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजों का जो असली मकसद था वो था हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालना,
ताकि बंगाल में जो राष्ट्रवाद उभर रहा था उस राष्ट्रवाद को कमजोर किया जाए, क्योंकि राष्ट्रवाद का केंद्र कौन था? बंगाल। तो अगर राष्ट्रवाद बंगाल पर चोट करेगा तो भारतीय राष्ट्रवाद कमजोर होगी ना। तो वो सांप्रदायिकता का प्रसार करना चाहता था, हिंदू मुस्लिम में फूट डाल करके अपना मजबूत स्थिति करना चाहता था। और इसी पृष्ठभूमि में आप गौर करोगे कि एक कड़ी है 1895, देखिए 1895, 1895 में क्या हुआ? 1895 में एक व्यक्ति है तिलक, और तिलक ने स्वराज विधेयक लेकर आते हैं, और स्वराज विधेयक के माध्यम से वो मांग करते हैं कि भारतीयों को तो अधिकार मिलना ही चाहिए। ये भारतीयों के द्वारा संविधान की एक तरह से पहली मांग है ना, संविधान की क्या है, पहली मांग देखने को मिलती है 1895 में, स्वराज विधेयक के माध्यम से तिलक ने रखा। दूसरा आप गौर करो तो अब 1902 की बात करते हैं। 1905 सीधे आ जाते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। हालांकि देखो इसकी पूरी कहानी है, हम वो बंगाल इतिहास में पढ़ेंगे। 1903 में पहली बार बंगाल विभाजन का विचार दिया, और घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया, और साथ ही साथ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। और बंगाल विभाजन का असली मकसद क्या था? असली मकसद तो यही था ना कि राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर कर देना। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, और जिसका उस उद्देश्य हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डालना देखने को मिलता है। लेकिन क्या हम कमजोर हुए? नहीं। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो उस समय बंगाल के लोगों ने एकता का परिचय दिया, एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी, नंगे पांव चल करके गंगा में स्नान किया, रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पर शोक दिवस मनाया गया, और वंदे मातरम की गीत प्रचलित हुई। भारतीयों ने इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। इसी बंगाल विभाजन के बाद 1905 में आप देखोगे हम क्या करते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। स्वदेशी आंदोलन भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन है जिसमें बहिष्कार की नीति पर काम किया जा रहा है। ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने की बात किया गया, अंग्रेजी कपड़ों की होलियां जलाई गई, ये इसी समय हो रहा है। तो अंग्रेजों को लगा कि यार हम जो मकसद पूरा करना चाहते थे वो ठीक से पूरा हुआ नहीं। तो अगले वर्ष क्या किया, उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी चालाकी की, और चालाकी करके 1906 में मुस्लिम लीग के गठन को सहारा दिया। ये मुस्लिम लीग का जो जन्म है, जो अपने आप को कहती है कि भारत में मुसलमानों के हितों का संभालने वाली एकमात्र संस्था मुस्लिम लीग है, इसका 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पे गठन हुआ? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान आगा खां के नेतृत्व में इसका गठन किया गया, जिसने कहा कि भारत में मुसलमान हितों को बढ़ावा देने वाली, सुरक्षित करने वाली एकमात्र संस्था मुस्लिम लीग है। कौन है? मुस्लिम लीग है, ऐसी बात कहा। 1906 की बात है, 1906 की बात है। और इसी समय एक प्रतिनिधि मंडल था, आगा खां के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल किनसे जाके मिला? तो आप जाके देखोगे, 1906 की बात करता हूं, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल शिमला में मॉर्ले से मुलाकात किया। मॉर्ले से जाके मिलने गए लोग, और क्या मांग किया? मुलाकात किया और मांग रखा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया जाए। यानी कि अंग्रेजों ने पहले हमें नहीं दिया पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये कौन मांग कर रहा है? मुस्लिम लीग मांग कर रहा है।
और क्या मांग किया? पृथक निर्वाचक प्रणाली की मांग। और पृथक निर्वाचक प्रणाली क्या होता कि मुसलमान जो प्रतिनिधि का चयन है, मुसलमान प्रतिनिधि का चयन केवल मुस्लिम जनता के द्वारा ही किया जाएगा। इसी को तो पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। एक तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होता है, इसमें कोई भी प्रतिनिधि खड़ा हो सकता और सब मिलकर के उस प्रतिनिधि को चुनेंगे, उसको संयुक्त निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। और पृथक निर्वाचन प्रणाली में जो सीट है वो विशेष वर्ग के लिए आरक्षित होगी, जिसके लिए वो निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है। और उस प्रतिनिधि का, उस विशेष वर्ग के प्रतिनिधि का चुनाव केवल विशेष वर्ग की जनता के द्वारा ही किया जाएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली ये 1906 में देखने को मिलता है। आगा खां के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अब देखो साथियों कि ये कोशिश सारी क्यों चल रही है, ताकि भारत में फूट डालो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। और इसी कड़ी में बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। देखो, सूरत अधिवेशन से पहले की कहानी को थोड़ा आप समझिए तो आप रिलेट कर पाइएगा। 1905 में सबसे पहले 19 जुलाई को, सबसे पहले आप देखो 19 जुलाई को क्या हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाया गया, एक सभा बुलाया गया। और सभा ने निर्णय लिया कि क्या करना है? सभा ने निर्णय लिया कि हमें बंगाल विभाजन का विरोध करना है और ये तब तक आंदोलन जारी रखेंगे तब तक बंगाल विभाजन के निर्णय को अंग्रेजी सत्ता वापस ना ले ले। सर जी, यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है। एक ही किताब है एनसीईआरटी, जिसे सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए गीता कहा गया है। और गीता को पढ़े बिना तो ज्ञान मिलेगा नहीं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों को अनुग्रह, अनुनय, विनय, विनती करता हूं कि एनसीईआरटी पढ़िए। आप देखिए, मैंने एनसीईआरटी के कितने सारे सेशन आपको पढ़ाए हैं, डिटेल से सारे एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूं। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए और मेरा लेक्चर भी अटेंड कीजिए, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर आपने तैयार कर लिया तो लिखने की शैली भी तैयार हो जाएगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी तैयार हो जाएगी, और जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं फिर आपके लिए तनाव का मुद्दा नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? तो 1907 की बात करते हैं। 1907 स्वदेशी आंदोलन आया। अब स्वदेशी आंदोलन में जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल के बाहर भी किया जाए, केवल बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, बंगाल के बाहर भी स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किया जाए। वहीं नरम दल के नेता ऐसा नहीं चाहते थे। नरम दल के नेताओं को मानना था कि नहीं, इसको बंगाल तक ही सीमित रखते हैं, अंग्रेज हमें जो संवैधानिक सुधार देने वाला है, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो फिर वो हमें संवैधानिक सुधार देने से मना कर देगा। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और कांग्रेस में जो खास करके नरम दल वाले लोग थे उन्हें संवैधानिक सुधार का लालच दिया, जबकि गरम दल वाले तो स्वराज की बात कर रहे थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का पताका फहराया था। तो गरम दल वाला चाहता था कि अध्यक्ष वो बने, नरम दल वाले चाहते थे कि हम बने, यानी गरम दल वाली अपनी नीतियों को बढ़ावा देना चाहता था। और इस वजह से क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ साथियों, दोनों वर्ग, गरम दल व नरम दल में फूट पड़ गया। गरम दल व दोनों व गरम दल नरम दल में फूट पड़ गया, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसे सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है, जहां कांग्रेस टूट गई। अब जब कांग्रेस टूटेगी तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। तो 1908 में आप देखोगे कि गरम दल के सबसे प्रमुख नेता, गरम दल के सबसे प्रमुख नेता तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी और मांडले जेल भेज दिया जाएगा, जहां वो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखेंगे।
1914 में छूट करके वापस से आए थे। कब? 1914 में छूट करके वापस आए थे, 1908। तो गरम दल वाले नेताओं को क्या किया गया? दबा दिया गया। गरम दल वाले नेताओं को क्या किया गया? दबा दिया गया। और नरम दल वालों को एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि आराम से लॉलीपॉप लो और आराम से बैठ के चूसते रहो, है ना। कि एकदम से ऐसा लॉलीपॉप दिया था, जैसे नहीं देखते हो कि सस्ता वाला लॉलीपॉप होता है जो थोड़ा सा बड़ा हार्ड होता है। तो 1909 में क्या आया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। ये एक सुधार दिया, नरम दल वालों को खुश करने के लिए उनको सुधार दे दिया, और गरम दल वालों को पकड़ पकड़ के क्या किया? जेल में डाल दिया। तो ये पूरी पृष्ठभूमि थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का। ठीक है, किसका? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की ये पूरी पृष्ठभूमि थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में क्यों आ रहा है, इसके माध्यम से क्या आएगा। तो एक तो सुधार वही आएगा कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। अब देखो, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या जो पहले न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 किया गया था, अब न्यूनतम 16 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 60 कर दिया गया। 16 से बढ़ा के क्या कर दिया गया? 60 कर दिया गया। देखो, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसमें से कहा गया कि 50% गैर सरकारी सदस्य होंगे, लेकिन अब भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बनाए रखा गया। 4 प्रकार के मेंबर थे। एक तो पदेन मेंबर, गवर्नर जनरल और काउंसिल वाले। एक मनोनीत थे जो सरकारी और गैर सरकारी, और कुछ निर्वाचित होने थे। यानी यहां पे आप देखोगे निर्वाचन की व्यवस्था आई है। तो पहली बार जो प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी व्यवस्था आई वो कब आई है? 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में लाई गई। किसमें लाई गई? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में लाई गई है। और यहां भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई तो गई केंद्रीय परिषद में, लेकिन बहुमत किसका बनाए रखा गया? सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। अगला सुधार, प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की प्रांतीय विधान परिषद में अलग अलग सदस्यों की संख्या थी। तो केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में जो उत्तरदायी शासन की शुरुआत होती है, सबसे पहले कहां होती है? प्रांतों से होती है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के, माफी चाहूंगा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के माध्यम से आया था। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी गई। गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दिया गया। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। मताधिकार सीमित था, और ये मताधिकार आप देखोगे केवल 2 से 3% जनता के पास ही था। केवल 2 से 3% जनता के पास ही वोटिंग राइट दिया गया, क्योंकि जो वोटिंग राइट तय किया गया था वो शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर दिया गया था। और महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट करने का। महिलाओं को वोट करने का अधिकार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा। महिलाओं को वोट का अधिकार, यहां केवल पुरुषों को वोट का अधिकार मिला, वो भी लिमिटेड लोगों को मिला, केवल 2 से 3% जनता को, वो भी शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर वोट दिया जा सकता था। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ 1892 में। निर्वाचन तो आया था, लेकिन वो नामांकन की प्रक्रिया थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। और प्रत्यक्ष निर्वाचन कब आया? 1909 में प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात लाया गया। तीसरा, विधान परिषद का सशक्तिकरण कर दिया गया। अब बजट पर बहस करने के साथ साथ संकल्प भी पारित कर सकता है। हालांकि सारे मुद्दों पर संकल्प लाने का अधिकार नहीं था, केवल थोड़े से मुद्दों पर ही देखने को मिलता है। ठीक है। उसका पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। क्या आया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। यह देखने को मिलता है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया।
तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, प्रत्यक्ष निर्वाचन आया और केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बनाया रखा गया। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सुधार आएगा जो कि भारत में विभाजन के बीज का बो दिया। हालांकि विभाजन की बीजारोपण 1905 के बंगाल विभाजन में देखी जा सकती है, जो कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। उस नीति को आगे मुस्लिम लीग के माध्यम से बढ़ाया और अंततः 1909 के माध्यम से उस विभाजन के बीज को अस्थायित्व देने की कोशिश किया था। प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत किया गया। इसमें क्या था? इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि का चयन केवल मुस्लिम जनता के द्वारा किया जाना था। मुस्लिम प्रतिनिधि का निर्वाचन केवल मुस्लिम जनता द्वारा किया जाना था। मुस्लिम जनता द्वारा किया जाना था। देखो, इसी को कहते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के नाम से जानते। एक तो होता है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। यानी कि देखो, इसमें इसमें जो सीट था वो क्या था? विशेष वर्ग हेतु आरक्षित कर दिया गया सीट को। सीट को विशेष वर्ग हेतु क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया गया, पहला चीज। और दूसरा क्या किया गया? तो चुनाव भी विशेष वर्ग द्वारा ही किया जाएगा। चुनाव केवल विशेष वर्ग द्वारा, केवल विशेष वर्ग द्वारा किया जाएगा। यहां पे ना आप लोग अपने नोट्स में एक पॉइंट और लिख लेना, और वो ये लिख लेना कि यहाँ पे मॉर्ले ने एक कथन कहा था कि हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम विषकारी होगा, भयंकर होगा। क्योंकि ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली किया गया है ना, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो किया गया, उसका परिणाम आप क्या देखोगे? जो पृथक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे किया गया, उसका परिणाम आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत के विभाजन के रूप में आया। जब एक समाज के एक वर्ग को पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया, तो समाज के अन्य वर्गों ने भी इसकी मांग करना शुरू कर दिया। 1919 के अधिनियम में आप देखोगे कि आंग्ल भारतीयों के लिए सिख और साथ ही साथ ईसाइयों के लिए भी इस पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरह से विभाजन के मार्ग को प्रशस्त करने जैसी नीतियां थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, सबसे पहली बार किसके लाया गया था? मुसलमानों के लिए लाया गया था 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद और भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। अब तक कोई भारतीय शामिल नहीं था। प्रथम बार वायसराय की परिषद में एक भारतीय शामिल किया गया, और उस भारतीय का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए। उसके बाद है प्रथम बार 2 सदस्यों को भारत परिषद में शामिल किया गया। उसमें 15 मेंबर होने थे भारत परिषद में, उसमें से 2 भारतीयों को शामिल किया गया। एक थे केसी गुप्ता और एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 लोग थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन दोनों को यहां पे भी शामिल किया गया। तो आप देखो, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को जगह मिल रही है। भारत परिषद में पहली बार भारतीयों को जगह मिल रही है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता भारत परिषद में शामिल हुए, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, यानी मिंटो की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होते हैं।
ये सारे सुधार 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अधिनियम से आया था। अगर मैं इसको संक्षेप में कंपाइल करूं तो पहला सुधार तो यह याद रखना है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया, जबकि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दे दिया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है कि मुस्लिम प्रतिनिधियों का चयन केवल और केवल मुस्लिम जनता के द्वारा ही किया जाएगा। तीसरा सुधार है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुआ, लेकिन जो वोट देने का अधिकार था वो शिक्षा, संपत्ति और कर भुगतान के आधार पर तय किया गया था, अर्थात केवल 2 से 3% जनता को वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को कोई वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। फिर आता है सुधार में कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, एक भारतीय जिनका नाम था केसी गुप्ता और एक का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। और आखिरी सुधार जो था वो ये था कि विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब उसे बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दे दिया गया और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया।